तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक सफर की। एक ऐसे सफर की जहां बातचीत की एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत ने देखते ही देखते भारत की आजादी का पूरा रास्ता बना दिया। तो चलिए इस कमाल के सफर को जरा और करीब से समझते हैं। सोचिए, कितना अजीब लगता है सुनने में, है ना, कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे बनाने में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट का हाथ था, वही पार्टी अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गई। सवाल तो बनता है, आखिर ये हुआ कैसे? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। और इसकी शुरुआत सच कहूं तो वाकई में बड़ी अनोखी थी। देखिए, कांग्रेस का बनना कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी जमीन तो 1870 के दशक से ही तैयार हो रही थी। पूरे भारत में ना एक नई पॉलिटिकल सोच, एक राजनीतिक चेतना जाग रही थी। और बस इसी माहौल में 1883 में एओ ह्यूम ने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से एक अपील की, एक संगठन बनाने की। और फिर ठीक 2 साल बाद 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी गई। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। पता है कौन था वो मुख्य चेहरा जिसने इसकी स्थापना में मदद की? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। मतलब जरा सोचकर देखिए इस बात को। एक अंग्रेज वही उस संगठन की नींव रख रहा था जो आगे चलकर ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। कमाल है। अब इतनी अजीब शुरुआत थी तो जाहिर है कई तरह की बातें हुई। और इन्हीं बातों से निकली एक बहुत मशहूर थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ये क्या है? अच्छा, प्रेशर कुकर तो देखा ही होगा। उसमें एक सेफ्टी वॉल्व होता है ना, जो एक्स्ट्रा प्रेशर को बाहर निकाल देता है ताकि कुकर फटे नहीं। बस कहा गया कि कांग्रेस भी अंग्रेजों के लिए ठीक वही सेफ्टी वॉल्व थी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारतीय अपना गुस्सा निकाल सकें, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके से, ताकि 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह, कोई बगावत दोबारा ना हो सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज के दौर के जो भारतीय इतिहासकार हैं ना, वो इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। वो इसे खारिज करते हैं। उनका मानना है कि असली ताकत तो भारतीय नेताओं की अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। ह्यूम का रोल एक उत्प्रेरक जैसा ज्यादा था। मतलब उन्होंने बस उस चिंगारी को हवा दे दी जो असल में पहले से ही सुलग रही थी। तो ठीक है, कांग्रेस बन तो गई, पर अब सवाल यह है कि इसका शुरुआती रास्ता कैसा था, इसका अंदाज क्या था? चलिए अब कांग्रेस के पहले बड़े दौर पर नजर डालते हैं, जिसे हम उदारवादी या मॉडरेट दौर के नाम से जानते हैं। तो अपने शुरुआती 20 साल मतलब 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की पूरी बागडोर उदारवादियों यानी कि मॉडरेट्स के हाथ में थी। और इस सोच को लीड करने वाले बड़े नामों में से एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब इन मॉडरेट्स का काम करने का तरीका ना आज के हिसाब से देखें तो शायद थोड़ा धीमा लगे। वो टकराव में यकीन नहीं रखते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश राज के साथ मिलकर सिस्टम के अंदर रहकर ही बदलाव लाया जा सकता है। तो वो क्या करते थे? पिटिशंस लेते थे, अपील करते थे, भाषणों और बातचीत के जरिए अपनी मांगे रखते थे। उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज नहीं था, कम से कम उस वक्त तो नहीं। उनका लक्ष्य था धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाना, सरकार में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तरीका काम आया? नतीजा क्या निकला? सच तो यह है कि इन याचिकाओं, इन अपीलों का अंग्रेजों पर कोई खास असर नहीं हुआ। उन्होंने बस मामूली सी रियायतें दी। और बस सालों की मेहनत के बाद भी जब हाथ कुछ खास नहीं लगा, तो कांग्रेस के अंदर ही एक फ्रस्ट्रेशन, एक असंतोष बढ़ने लगा। और इसी असंतोष ने एक बड़े तूफान की जमीन तैयार कर दी। और जैसा कि होता है, जब एक रास्ता काम नहीं करता तो दूसरा रास्ता खोजा जाता है। इसी असंतोष की आग से कांग्रेस के अंदर एक नई, ज्यादा आक्रामक, एक गर्म विचारधारा ने जन्म लिया। अब वो शांति और याचिकाओं का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और इस नई सोच, इस नई आग की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरे बाल गंगाधर तिलक। और उनका वो ऐतिहासिक नारा, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक ऐलाने जंग था। एक ऐसा ऐलान जिसने पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। तो अब कांग्रेस के अंदर 2 खेमे साफ साफ दिखने लगे थे, नरम दल और गरम दल। और इनके बीच जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ नरम दल था जिनका लक्ष्य था सुधार और तरीका था याचिकाएं और बातचीत। वहीं दूसरी तरफ गरम दल था जिनका लक्ष्य था स्वराज यानी अपना राज, और तरीका सीधा एक्शन, बॉयकॉट।
एक गुट अंग्रेजों के साथ सहयोग की बात कर रहा था तो दूसरा आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो जाहिर है ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं रह गया था, ये एक सीधा टकराव बन चुका था। और ये टकराव इतना बड़ा कि आखिरकार 1907 के सूरत सेशन में वो हुआ जिसका डर था। कांग्रेस दो टुकड़ों में बट गई, नरम दल और गरम दल। और ये कांग्रेस के इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। लेकिन क्या इस टूट से कांग्रेस खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस मंथन के बाद कांग्रेस का जो मकसद था वो और भी ज्यादा साफ होकर सामने आया। अब वो सिर्फ आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे, वो एक नए भारत का पूरा नक्शा पेश कर रहे थे, अपनी मांगें और भी दमदार तरीके से सामने रख रहे थे। और उनकी ये मांगें सिर्फ हवा में नहीं थी, उनके पास एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था। पॉलिटिकल लेवल पर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज्यादा पावर चाहते थे, इकोनॉमी के लेवल पर वो किसानों पर से लगान का बोझ कम करना चाहते थे और भारतीय इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते थे। और एडमिनिस्ट्रेशन में वो चाहते थे कि सिविल सर्विस के एग्जाम भारत में हो, भारतीयों को ऊंचे पद मिले और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। मतलब एक पूरी की पूरी गवर्नेंस की रूपरेखा। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस अब सिर्फ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट नहीं रह गई थी, नहीं, वो एक गवर्नमेंट इन वेटिंग बन चुकी थी, एक ऐसी संस्था जो आने वाले कल में देश चलाने की पूरी तैयारी कर रही थी। और बस इसी तरह वो सफर पूरा हुआ। एक ऐसा मंच जो कभी अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए बना था, उसने धीरे धीरे अपना रूप बदला और आखिर में वो भारत की आज़ादी की कहानी लिखने वाली सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख शक्ति बन गया। कांग्रेस की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि जब किसी पॉलिटिकल मूवमेंट के शुरुआती तरीके फेल हो जाते हैं, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, तो वो मूवमेंट खुद को कैसे बदलता है, वो अपनी नाकामियों से सीखकर और ज्यादा ताकतवर बनकर कैसे उभरता है। कांग्रेस का ये पूरा सफर शायद इसी सवाल का सबसे बड़ा और जीता जागता जवाब है।